नमस्कार, मैं हूं साहिल जोशी। दंगल में आपका स्वागत है। होली 2 दिन दूर है, लेकिन राजनीति में बयानों और मुद्दों वाले रंगों का उत्सव पहले से जोरदार चल रहा है। सतरंगी सियासत का एक ऐसा ही रंग बिहार में भी देखने को मिल रहा है, क्योंकि यूपी के संभल और महाराष्ट्र के औरंगजेब की कब्र के विवाद के बाद होली रमजान पर बिहार में एनडीए के अंदर ही घमासान हो गया है। वजह बना एक बयान। दरअसल दरभंगा की मेयर है अंजुम आरा, 2 साल पहले जेडीयू में शामिल हुई है। उन्होंने बयान दे दिया कि शांति के साथ होली और जुम्मे की नमाज निपटाने के लिए बढ़िया होगा कि मस्जिदों वाले इलाकों में 2 घंटों के लिए होली रोक दी जाए। मामला इसी पर भड़क गया। बीजेपी के नेताओं ने अंजुम आरा को देशद्रोही से लेकर आतंकवादी मानसिकता वाला करार दे दिया। हालांकि अंजुम आरा ने अपना बयान वापस भी ले लिया है और खेद भी जता दिया है, लेकिन सौहार्द के साथ त्योहार मनाने में मुसलमानों को नसीहत वाला जो बयान संभल के सीओ ने दिया था, कुछ वैसा ही बयान अंजुम आरा ने भी दिया था। संभल के सीओ ने भी कहा था कि जिन्हें रंगों से परहेज है वो घरों में नमाज पढ़ ले। अंजुम आरा ने कह दिया था कि जुम्मे की नमाज का वक्त बदल नहीं सकता, तो 2 घंटे के लिए होली ही रोक लिया जाए। दोनों बयानों पर राजनीतिक बवाल जो मचा वो चर्चा का विषय बना। लेकिन बिहार में आज एक और मुद्दे पर चर्चा हुई है, क्योंकि विधान परिषद के अंदर राबड़ी देवी और सीएम नीतीश कुमार में नोकझोंक हो गई। नीतीश कुमार 2005 से पहले और बाद के शासन का फर्क अक्सर बताते रहते हैं। इसी दौरान आज राबड़ी देवी भड़क गई। राबड़ी देवी ने आरोप लगाया कि नीतीश कुमार अक्सर महिलाओं का अपमान करते रहते हैं। तेजस्वी यादव ने भी कहा कि नीतीश का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, तो उन्हें इस्तीफा ही दे देना चाहिए। तो बिहार में होली से पहले चल रहे इसी प्री होली सियासी सेलिब्रेशन के मुद्दों पर आज के दंगल में हम चर्चा करेंगे। यह समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर 2 हफ्ते के अंदर 3 मुद्दों पर बीजेपी और जेडीयू नेताओं के बीच बयान युद्ध को सामने आ रहा है। नीतीश कुमार ने आज फिर सदन में कहा है कि अब कहीं नहीं जाएंगे। तो नीतीश के मन में क्या चल रहा है? क्या नीतीश कुमार के खिलाफ विपक्ष महिला अपमान का जो चुनावी मुद्दा बनाना चाहती है? ऐसे कई मुद्दों पर राजनीतिक सवाल भी है और चर्चा भी है, और इसी पर चर्चा भी होगी। लेकिन सबसे पहले एक रिपोर्ट देख लेते हैं। कहां तो देश में सतरंगी होली का खुमार है, और न जाने क्यों अब की बार मुल्क भर में सूबे सूबे जुमे को लेकर सियासी तकरार है। और इस तकरार की तपिश ऐसी है कि संभल में सुरक्षा के उपाय किए जा रहे हैं, तो बिहार में एनडीए के अंदर ही घमासान मच गया है। 12:30 से 2 बजे के बीच में थोड़ा होली को रोका जाए, मतलब बीच में 2 घंटा का ब्रेक होना चाहिए। 1 सेकंड के लिए होली नहीं रुकेगी, जिसकी यह देश सनातनियों का है। क्योंकि देखिए जुम्मा का टाइम तो जो है आगे जा नहीं सकता है कि आप अपना 2 घंटा के लिए जुम्मा का टाइम बढ़ा ले। होली रुकने वाला नहीं है, होली होकर ही रहेगा। 12:30 से 2 बजे के बीच थोड़ा सा होली का कार्यक्रम जो है मस्जिद और जहाँ पे नमाज पढ़ने जाते हैं लोग, उससे थोड़ा दूरी बना के अपना ये आपने अपना सुझाव रखा है। जी बिल्कुल। आतंकवादी मानसिकता की महिला है वो जिस परिवार से संबंधित है उसका पुराना इतिहास रहा है। देखिए ये सब सियासत माहौल को गर्म करने का काम कर रहे हैं। इस तरह का बयान दे करके सनातनियों को अपमान करने का विषय बंद हो। मैंने अपने बयान पे खेद प्रकट किया है, और जो है सुबह से मेरे पास हर तरह के आदमी आ रहे हैं। मुझे कोई जो है बांग्लादेशी कह रहा है, कोई देशद्रोही कह रहा है। पता नहीं, ऐसे लोगों के साथ तो पार्टी को निकाल ही देना चाहिए ऐसे लोगों को। ये जुबानी जंग एनडीए के अंदर खाने बीजेपी और जेडीयू के नेताओं के बीच चल रही है। एक तरफ जेडीयू की नेता और दरभंगा की मेयर अंजुम आरा हैं, दूसरी ओर हैं बीजेपी के नेता विधायक सांसद। बहस ये हो रही है कि होली के दिन जुमा है तो कहीं सौहार्द न बिगड़ जाए। और ये बिहार की धरती है, उत्तर प्रदेश का संभल नहीं है। यहाँ गंगा जमुना तहजीब किसी भी कीमत पर कायम रहेगा। कि राज्य में अमन चैन ही हमारी पूंजी है, यूएसपी है। इसमें कोई खलल डालने की कोशिश करेगा तो उसको कानून के कील ठोक दिया जाएगा। उधर होली रमजान को लेकर चल रही सियासी बतंगड़ के बीच नीतीश कुमार कह रहे हैं कि मुसलमानों को उनकी सरकार ने ही महफूज किया, वरना पहले की हुकूमतों में तो उन पर अत्याचार होते थे।
ये सब किसी को किया था? मुस्लिम सबको कितना ज्यादा मारा था, है? और सबको किया, उसी को तो हम ही लोग ने पकड़ करके एक एक करके हम मुस्लिम और हिंदू का झगड़ा कभी नहीं हुआ। क्या किए हैं? वोट लेते रहते हैं तो एक भी काम नहीं। और मुसलमानों के लिए कितना काम हुआ? बछौल तछौल बोलता है तो मुंह नहीं खुलता है। दरअसल पिछले कुछ दिनों से जिस तरह औरंगजेब विवाद से लेकर होली रमजान विवाद तक जेडीयू के नेताओं की बयानबाजी से एनडीए के अंदर खाने घमासान मचता दिखा, उसे लेकर सीएम नीतीश डैमेज कंट्रोल करते नजर आते हैं। तो दूसरी ओर अब आरजेडी महिला अपमान के मोर्चे पर नीतीश को घेर रही है। तेजस्वी यादव इसे लेकर अलग ही भड़के हुए हैं। दरअसल इनके गुस्से की वजह विधान परिषद में राबड़ी और नीतीश के बीच हुई नोकझोंक है। हमेशा अपमान होता है, यह उचित नहीं। अरे गलत बात है। बैठ जाइए। महिलाओं के लिए कोई काम हुआ था? और कितना ज्यादा महिलाओं के लिए हम लोगों ने काम किया? अरे 50%। आपको मालूम है जब हम लोगों ने प्रचार किया 50% महिलाओं के लिए, और कितना ज्यादा महिलाओं के लिए हुआ? ये सब कोई महिला को किया था? कहीं पढ़ाता था? अरे कुछ 5वीं क्लास तक हल्का फुल्का आती थी, उसके बाद नहीं। आज आप जानते हैं कि महिलाएं कितना आगे हैं? अपमानित हुआ? अरे चली गई हो, अरे इन लोगों के चक्कर में चली गई हो तो कुछ नहीं जानती हो। पूरी बात जानिए। इस नोकझोंक के बाद बाहर निकली राबड़ी देवी ने नीतीश पर महिलाओं के अपमान का आरोप लगाया। नीतीश कुमार भांगेड़ी हैं, भांगा पी के आते हैं हाउस में, आन संत महिलाओं को बीच में बोलते हैं, महिलाओं का अपमान करते हैं। एक नहीं, बिहार के महिला को, बिहार के महिला, पूरा बिहार के महिलाओं को, हमको भी सदन में भी बेइज्जत करते हैं, आरोप लगाते हैं कि पहले 2005 से पहले कोई कपड़ा पहनता था। हम पूछना चाहते हैं नीतीश कुमार से, माननीय प्रधानमंत्री से, कि वो लोग के घर के माँ बहन, बेटी बहन कपड़ा पहनती थी कि नहीं। दरअसल नीतीश कुमार ने सदन में 2005 से पहले और बाद की सरकार के कामकाज का जिक्र किया तो निशाने पर लालू सरकार आ गई। इसी को लेकर नोकझोंक हुई तो तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार को अस्थिर चित्त का करार देते हुए इस्तीफा मांग लिया। ये साफ दिखाता है कि ये नॉर्मल नहीं है, और हमको लगता है कि नीतीश कुमार जी को खुद से इस्तीफा दे करके जो है दे देना चाहिए। सदन में भी बैठते हैं तो तरह तरह का इशारा करते रहते हैं। राबड़ी देवी जी को ही बिंदी लगाती है तो उस पर इशारा करते हैं। आप समझ सकते हैं बिंदी पर शांत करवाइए जो है मुख्यमंत्री इशारा करते हैं कि बिंदी क्यों लगाई हुई। तेजस्वी यादव का आरोप है कि सीएम नीतीश कुमार कभी महिलाओं की बिंदियों पर सवाल उठाते हैं, कभी सदन में अमर्यादित बयान देते हैं। दूसरी तरफ राज्य में महिलाओं के खिलाफ हो रहे अत्याचार की घटनाएं थमने का नाम नहीं लेती। आरजेडी ने तो विधानसभा के बाहर बाकायदा अति पिछड़े वर्ग की महिला से अत्याचार के मुद्दे पर प्रदर्शन भी किया। शशि भूषण के साथ रोहित सिंह, पटना, आज तक। तो क्या अब यूपी के बाद बिहार में भी सांप्रदायिक राजनीति चमकाने की कोशिश हो रही है क्या? और क्या चुनाव के पहले बिहार की राजनीति इसी तर्ज पर जाएगी? इन सभी मुद्दों पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। हमारे साथ में अजय आलोक रहेंगे, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत चेयरपर्सन है कांग्रेस पार्टी के सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के, और उसके साथ साथ नेशनल स्पोक्स पर्सन भी है। डॉक्टर नवल किशोर आरजेडी की तरफ से अपनी भूमिका रखेंगे। अभिषेक झा हमारे साथ रहेंगे जेडीयू की तरफ से, और धीरेन्द्र कुमार एलजेपी की तरफ से अपनी भूमिका रखेंगे। उसके साथ साथ एमआईएम के प्रवक्ता आदिल अमीन भी इसमें इस चर्चा में शामिल होंगे। लेकिन शुरुआत करेंगे अजय आलोक से। अजय आलोक जी, आज जिस तरीके से बयानबाजी हुई है, हमने देखा कि दरभंगा की मेयर कह रही थी कि उन्होंने अमन कमेटी की मीटिंग में सुझाव क्या दिया, उन्हें बांग्लादेशी और पाकिस्तानी करार देना शुरू कर दिया। यह क्या हो रहा है बिहार में? कुछ हो रहा है साहिल जी, सिर्फ बिहार की बात क्यों कर रहे हैं? मैं तो कह रहा हूं कि फिर से वो उड़ेंगे बादल गुलाल के। हम लाए हैं कश्ती को तूफान से निकाल के। गुलालों के बादल होली में उड़ते हैं तो उससे दिक्कत किसे है? एक तरफ बात करते हैं गंगा जमुनी तहजीब की होनी चाहिए, सब कुछ होना चाहिए, फिर क्यों कहते हैं कि होली को पोस्टपोन कर दीजिए 4 घंटे? साथ मिलकर ही सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन नहीं, बोलना जरूरी है। दरभंगा की मेयर है, वो पहले बोल दिया, फिर बाद में वापस ले लिया। खेद व्यक्त करती हूँ। ये जानबूझ के करने की आवश्यकता क्या है?
अरे भाई होना तो ये चाहिए ना कि देश में होली भी बने और देश में जुम्मे की नमाज भी पढ़ी जाए, उसमें किसको दिक्कत है, उसमें आपत्ति कहाँ हो रही है। और उसी के मद्देनजर चाहे संभल हो, चाहे कहीं दरभंगा हो, चाहे कि देश का कोई भी हिस्सा हो, हर जगह प्रशासन अपना काम कर रहा है। तो उसमें प्रॉब्लम समस्या कहाँ हो रही है, समस्या किसे हो रही है, ये देखना ज़रूरी है। देखिए जहाँ जहाँ सरकारें हैं वहाँ लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना सरकारों का काम है, चाहे हमारी सरकार रहे चाहे विपक्ष की सरकार रहे। तो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने की जिम्मा उनकेदारी है और सबको अपना पर्व त्यौहार सुकून से मनाए, अच्छे से मनाए, हमारी यही कामना है। सुप्रिया श्रीनित, आपने सुना कि अजय आलोक क्या कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि दरअसल बयान गलत था और इसके वजह से हमने देखा कि अंजुम आरा ने अपना बयान वापस भी ले लिया। लेकिन इसी तरीके का बयान हमने देखा कि यूपी में संभल में एक सरकारी अधिकारी वहां पर दे रहे थे, पुलिस अधिकारी दे रहे थे, उसका समर्थन वहां पर मुख्यमंत्री ने किया। उन्होंने कहा कि उसमें कोई गलत नहीं है। देखिए वहां पर पुलिस अधिकारी का बयान क्या था, उन्होंने कहा था कि जिसे रंगों से दिक्कत है वो घर बैठे। यहां पर अंजुम आरा कह रही है कि जिन्हें नमाज से दिक्कत है वो होली थोड़ी देर के लिए रोक दे। दोनों बयानों को किस तरीके से देखना चाहिए? क्या जानबूझकर इसको बड़ा बनाने की कोशिश की जा रही है, जिस तरीके की प्रतिक्रिया यहां पर हमको नजर आ रही है? सुप्रिया श्रीनित, मुझे ऐसा लगता है कि होली और रमजान कोई पहली बार तो साथ हो नहीं रहा है, लेकिन पहली बार हर तरफ से ऐसे विवाद क्यों सुनाई दे रहे हैं? मुद्दा इस बात का है, डिबेट का मुद्दा यह है कि पहली बार इतनी हम लोग वाद प्रतिवाद उत्तर प्रत्युत्तर क्यों सुन रहे हैं, इससे किसको फायदा होता है, इस बात की बात है। मैं उत्तर प्रदेश से आती हूँ, 30 सेकंड का टाइम दीजिए, पहले उत्तर प्रदेश की बात करती हूँ। एक सिरफिरा पुलिस अफसर एक बयान देता है, अरे पुलिस अगर चाह जाए तो मंदिर के बाहर की हवाई चप्पल ना चोरी हो। वो कह रहा है कि आप ये ना करिए, आपकी नाकामी अगर आप दोनों चीजें शांतिपूर्वक ना करा पाइए, पहली बात। और उसका समर्थन, उसका संरक्षण मुख्यमंत्री ये कह रहे हैं, पहलवान टाइप का आदमी तो ये कह देता है, वो पुलिस का दरोगा है, पुलिस का सीओ है, उसका ड्यूटी है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, पहली बात। दूसरी बात, जिस तरह के बयान हमने बीजेपी के विधायकों से, बीजेपी के सांसदों से, बीजेपी के लोगों से लगातार सुन रहे हैं, होली में विवाद क्यों पैदा किया जा रहा है? ये रंग का त्योहार है, ये प्रेम का त्योहार है, ये मोहब्बत का त्योहार है। मैं आपको बताती हूं ऐसा क्यों हो रहा है। और खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदल रहा है। उत्तर प्रदेश को देखकर होड़ मच गई, बिहार को लगा हम ज्यादा नफरती बन के दिखाएंगे, बिहार को देख के लगता है इनकी महाराष्ट्र की सरकार को, अरे हम ज्यादा नफरती बन के दिखाएंगे। नफरती बनने की एक होड़ लगी हुई है बीजेपी वालों में, और इसलिए लगी है कि अगर ये नफरत की बातें ना करें, अगर ये बेकार का विवाद ना पैदा करें, अरे लोग साथ मिलकर होली, दिवाली, ईद, तीज सब मनाते हैं। और मैं उत्तर लखनऊ से आती हूँ, लखनऊ में हमने जमकर ईद भी मनाई और खूब खुशी से खूब रंग लगा के अपने मुसलमान भाई बहनों को होली भी मनाई। इसलिए ऐसा हो रहा है क्योंकि अगर ऐसा नहीं होगा तो लोग बेरोजगारी की बात करेंगे, लोग कहेंगे 100 करोड़ लोगों के पास पर्याप्त रिसोर्सेस क्यों नहीं है जरूरत सामान खरीदने को, लोग कहेंगे कि 42% कर्जा क्यों बढ़ता जा रहा है, किसानों का एनपीए क्यों बढ़ता जा रहा है, लोग कहेंगे महिलाओं को अपना आभूषण गिरवी रख के क्यों लोन लेना पड़ रहा है, सरकार की रिपोर्ट ये बता रही है। तो इन चीजों पर विवाद शुरू हो जाएगा, इन चीजों पर लोग जवाब मांगने लगेंगे। लोग कहेंगे प्रधानमंत्री मुंह ताकते रहते हैं, ट्रंप उनको धमकी पर धमकी दिए जा रहे हैं। लोग कहेंगे प्रधानमंत्री खड़े रहे, ट्रंप उनको टैरिफ लगाने की उनके मुंह पर धमकी दे रहे हैं, हमारे लोगों को हथकड़ी और बेड़िया पहना के भेज रहे हैं, नेपाल में चार्टर्ड प्लेन से लोग जा रहे हैं। तो ये जवाब पूछे जाएंगे, इसलिए सारे देश को इस सब में उलझाए रखो, ये सोची समझी एक रणनीति है। इसका हिस्सा खेदवश विपक्ष को भी बनना पड़ता है, हमें घसीट कर आना पड़ता है इस कीचड़ में, क्योंकि 60% विपक्ष के पास माइक नहीं है। अगर हम नहीं आएंगे तो ये बात नहीं कही जाएगी, ये बात कहनी जरूरी है। सब पक्ष शांति से अपने अपने पर्व मनाएं, अपने त्योहार मनाएं, शांतिपूर्वक करें। राजनीति इसमें मत लाइए। राजनीति तो लोग चाहते ही है बीजेपी कि आप लड़िए और लड़कर वो अपनी रोटी सेके, यही है असलियत। यूपी से लेकर बिहार, बिहार से लेकर मध्य प्रदेश से लेकर महाराष्ट्र तक, जहां पर भी देख लीजिए नफरती बातें हो रही है, वहां या तो बीजेपी की सरकार है या बीजेपी के घटक दल की सरकार है। उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, ऐसे स्वर वहीं से आ रहे हैं। किसकी सरकार है यहाँ पर, आप बता दीजिए। साहिल जी, अजय आलोक, शुरुआत हुई है हरिभूषण ठाकुर जो आपके विधायक है, बीजेपी के विधायक है, उन्होंने 2 दिन पहले बयान दिया था कि जिस तरीके से संभल में कहा गया है उसी के तर्ज पर बिहार में भी होना चाहिए। जिनको रंगों से परहेज है वो घर में बैठकर नमाज पढ़े, और उसके बाद एक के बाद एक बयान आना बिहार में भी शुरू हो गया। तो जो संभल में शुरू हुआ वो बिहार तक लाया आपके विधायक ने। अभी आपने देखा सुप्रिया श्रीनित क्या कह रही है कि जानबूझकर वहां पर खींचने की कोशिश की जा रही है, कैसे जवाब देंगे इस आरोप का? देखिए, आरोप लगाना बड़ा आसान है, आरोप लगाइए भाग जाइए, लेकिन सच्चाई से मुंह फेरना बहुत मुश्किल हो जाता है।
जिस संभल की बात कर रही हैं, 2010 से लेकर 14 4 लगातार साल वहां हिंदुओं को होली नहीं मनाने दिया गया। 2023 2024 होली के बाद वहां पे दंगे करवाने की साजिश की गई, वहां पे हिंदुओं को मारा गया। अगर इन सब के मद्देनजर अगर वहां का पुलिस अधिकारी आपको समझा रहा है और वो प्रिकॉशनरी समझा रहा है, क्या बोल रहा है कि भाई जिसको खेलना है खेलो, मुझे भी आके रंग लगा लेना, मैं भी लगा दूंगा, लेकिन जिसको रंग से परहेज है घर में रहिए, क्योंकि होली है, रंग तो खेलेंगे ही। ये कौन सी बात हो गई? ये जब अगर हरिभूषण ठाकुर बचौल कह रहे हैं कि होली बिल्कुल मनाएंगे हम, जिनको नमाज पढ़ना है घर में पढ़िए नमाज, आप कैसे उम्मीद कर रहे हैं भाई हिंदुस्तान में हम होली नहीं खेलेंगे? लेकिन ऐसा हो चुका है यहाँ पे, संभल जीता जागता उदाहरण है। उसको लॉ एंड ऑर्डर आप मेंटेन नहीं एक समय के लिए मान लेते हैं अजय आलोक जी कह देंगे कि ये तो संभल में हो रहा था। चलिए एक मिनट के लिए मान लेते हैं कि ये संभल में हो रहा था, लेकिन आपके विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल, उन्होंने जिस तरीके का बयान दिया, बिहार में तो ये सब नहीं हुआ था। बिहार में तो आपकी सरकार 20 साल से चल रही है, नीतीश कुमार 20 साल से मुख्यमंत्री बने हुए हैं, तो वहां पर उनको यह स्टेटमेंट देने की क्या जरूरत पड़ी थी? अजय आलोक जी, पहली बात उन्होंने स्टेटमेंट नहीं दिया, उनसे सवाल पूछा गया था कि योगी आदित्यनाथ ने ये कहा, आपका क्या कहना है? उन्होंने बयान नहीं दिया था। नंबर 1, बयान उसको कहते हैं जो दरभंगा की मेयर ने दिया 10:30 बजे सुबह में कि होली 2 घंटे के लिए रोक दीजिए। क्यों रोक दीजिए? क्यों रोक दीजिए भाई 2 घंटे के लिए होली? हर चीज आप यही करिएगा। इस देश में सबसे बड़ी समस्या है साहिल जी कि आप मुसलमान करिए तो आप बड़ा सेक्युलर है, लेकिन अगर आप हिंदू करिएगा तो आप कम्युनल हो जाते हैं तुरंत सांप्रदायिकता का आप पे लेबल लग जाता है। बहुतायत की फीलिंग का सम्मान होना चाहिए या नहीं? हिंदू पर प्रतिष्ठानों पर सम्मान होना चाहिए कि नहीं? दंगे हो या जो भी चीज होते हैं, भड़कते कब हैं? आज तक कभी आपने सुना है कि मुहर्रम के जुलूस में किसी हिंदू ने पत्थर फेंका हो या किसी हिंदू भीड़ ने हमला किया हो? लेकिन 1000 से ऊपर ऐसे इंस्टेंसेस हैं जब रामनवमी के जुलूस, शोभा यात्रा कहीं भी मुसलमानों की भीड़ हमला करती है। लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए सबकी सुप्रिया श्रीनेत जल्दी से जवाब आपसे चाहेंगे, क्योंकि यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन सजग रहता है। तो हर जगह एडमिनिस्ट्रेशन अगर सजग है तो उसमें दिक्कत क्या है भाई? सिर्फ फिरा पुलिस ऑफिसर, कोई उसको पागल पुलिस ऑफिसर कह रहा है, ऑफिसर ये कंटेम्प्ट होता है, केस भी हो सकता है। ठीक है सुप्रिया श्रीनेत जल्दी से जवाब दीजिए, उसके बाद अभिषेक झा से मुझे कुछ सवाल पूछना है, जल्दी से जी। ये कौन से लोग हैं जो इस तरह की बातें कर रहे हैं? ये कौन से लोग हैं ये जो नफरत उगल रहे हैं? और ये क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इनको लगता है कि भाजपा के सिस्टम में, भाजपा के घटक दलों में अब आगे बढ़ने का रास्ता जो है वो नफरत उगलना, जहर उगलना है। उन्होंने देखा है एक आदमी गोली मारो का नारा लगवाता है, वो कैबिनेट मिनिस्टर बन जाता है। उन्होंने देखा है इस देश का प्रधानमंत्री मंगलसूत्र मुजरे की बात करता है, 80-20 की बात एक प्रदेश का मुख्यमंत्री करता है, शमशान कब्रिस्तान की बातें होती है, लोगों को कपड़ा पहचानने की बातें होती है। तो लोगों को लगता है कि इसी तरह की नफरत की बातें करो, गिरिराज सिंह जैसी बेसिर पैर की बातें करो, आगे बढ़ने का सबसे ईजी रास्ता यह है। बीजेपी ने ये करके दिखाया। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो लोग पूछेंगे कि आर्थिक तंगी की वजह से जो 19 आत्महत्या रोज हो रही है उसका जिम्मेदार कौन है? लोग पूछेंगे कि जब 110 पर क्रूड ऑयल था तब 71 का पेट्रोल बिक रहा था, और आज जब 66 पर क्रूड ऑयल है तो 100 पर हम पेट्रोल क्यों खरीद रहे हैं? लोग ये सवाल पूछना शुरू कर देंगे। लोग पूछेंगे कि लाड़की बहन योजना का बजट क्यों घटा दिया? असलियत यह है कि नफरत उगलने को इंसेंटिवाइज किया जा रहा है। जो जितनी नफरत फैलाएगा वो कैबिनेट में उतने ऊंचे पद पर जाएगा, उसको उतनी प्रतिष्ठावान पद पार्टी में मिलेगा। इसलिए ऐसा किया जा रहा है। लोगों को लग रहा है यही आगे बढ़ने का मौका है। हाँ, जॉर्ज पुनैया के साथ घूम के मोहब्बत की दुकान खुल रही है ना अभी। जॉर्ज पुनैया के साथ घूम के केरला में मोहब्बत की दुकान पैर की बातें करते हैं, आपकी बात का जवाब देने पैर रखने में घिन लगती है। ये एक मिनट चलिए जरा मुद्दे पर लौट के आते हैं। नफरत फैल रही है, मोहब्बत फैला रही थी ना, जरा मुद्दे पर लौट आते हैं। अभिषेक झा करके मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं। अरे अपना आप पैर की बातें करते हैं, आप बेवकूफी की बातें करते हैं, आप नॉन सीरियस डिबेट कीजिए बोलने के पहले। जरा मुद्दे पर लौट के आते हैं। सबसे बड़ी आती है नॉन सीरियस। चाह रही हूँ चलिए सुप्रिया जी, अजय जी, अजय आलोक जी, सुप्रिया जी जरा एक मिनट। दोनों से मेरी गुजारिश है, जरा 2 मिनट। मुझे जरा अभी सवाल अभिषेक झा के पास ले जाना है। थोड़ी देर पहले अजय आलोक जी कह रहे थे कि उनके विधायक ने हरिभूषण ठाकुर, उन्होंने जो बयान दिया, उनको सवाल पूछा गया, इसके लिए बयान दिया, जबकि अंजुम आरा का स्टेटमेंट था, यह उनका बयान था।
दरअसल दरभंगा में अमन कमेटी की बैठक हो रही थी, मीटिंग हो रही थी, उसमें अंजुम आरा की तरफ से मेयर होने के नाते सुझाव यहां पर रखा गया था। कोई मीडिया के सामने आकर उन्होंने स्टेटमेंट नहीं दिया था, जहां तक हमारी जानकारी। अगर अभिषेक झा आपके पास कुछ अलग जानकारी होगी, क्योंकि आपकी पार्टी की वो मेयर है, तो आप बिल्कुल इस डिबेट में रख सकते हैं। लेकिन मेरा सवाल आपसे यह है, क्योंकि जैसे ये बयान आया उसके बाद अभी अंजुम आरा ने वो बयान एक तो वापस ले लिया है, उसके बाद वो कह रही है कि तुरंत उन्हें बांग्लादेशी और पाकिस्तानी करार दिया जा रहा है आपकी पार्टी की मेयर को। दूसरी बात, आपके मंत्री अशोक चौधरी कह रहे हैं कि उनको पार्टी से निकाल देना चाहिए। क्या आपको भी लगता है कि आप पार्टी की ये लाइन है? क्या आपने आपकी मेयर को ये कहा है कि आपको ये बयान वापस लेना चाहिए? आप इस बयान को किस तरीके से देखते हैं, और उसके साथ साथ हरिभूषण ठाकुर ने जो बयान दिया उसको भी आप किस तरीके से देखते हैं? अभिषेक झा। यहां डिबेट से उठ के बात करता हूं। साहिल जी, मैं पहले आपको अपनी पार्टी की लाइन बताता हूँ। हमारी पार्टी सर्वधर्म समभाव में विश्वास रखती है, और नीतीश कुमार जी ने एक ऐसा बिहार बनाया है जहां संविधान के हिसाब से हर जाति धर्म के लोगों को अपना काम करने की छूट है। हम लोग तो ये नहीं समझ पा रहे हैं कि इससे पहले भी कई बार ऐसे उदाहरण हमारे सामने आए हैं जब हिंदू समाज और मुस्लिम समाज के जो त्योहार हैं वो एक साथ टैली किए हैं। ना के बराबर घटनाएं घटी है, लेकिन जहां भी घटनाएं घटी है पुलिस और प्रशासन ने सख्ती से कार्रवाई की है। भाई होली आने वाली है, जुमे की नमाज हर फ्राइडे को होती ही है। अभी न होली आई है न जुमे की नमाज आई है, और उससे पहले ही नाहक लोग इतना विवाद खड़ा कर रहे हैं, ये हमारे लिए समझ से परे। भाई जवाबदेही प्रशासन की होती है। ना आप किसी को होली मनाने से रोक सकते हैं, ना किसी को नमाज अदा करने से रोक सकते हैं, ना आप किसी को घर में रहने तो कौन कर रहा है? वही तो जवाब आपसे पूछ रहा हूं मैं, अभिषेक झा। कह सकते हैं मैं साफ तौर पर, मैं एकदम आपके सवाल पर ही आ रहा हूं साहिल जी। मैंने पहले पार्टी की विचारधारा क्लियर की है। हरिभूषण ठाकुर बचौल साहब ने जो बातें कही, वो शुरू में जो भी उन्होंने कहा, लेकिन वो जो ये बातें कह रहे हैं कि भाई लोगों को अपने घर में ही पढ़ना चाहिए। देश के संविधान ने हर किसी को ताकत दी है, क्षमता दी है, और कोई किसी के फंडामेंटल राइट्स में इंक्रोचमेंट नहीं कर सकता है। हाँ, इस बात का ख्याल सबको रखना चाहिए कि किसी की भी भावनाएं आहत नहीं हो, और कोई अगर किसी तरह की घटना को अंजाम देगा तो प्रशासनिक कार्रवाई एकदम सख्ती से होगी। रहा सवाल जो मेयर साहिबा जिनके विषय में आपने कहा, हमारी पार्टी किसी पद पर नहीं है वो, लेकिन उन्होंने अपने बयान को वापस लिया है। चूंकि इस तरह के बयान का समर्थन हमारी पार्टी किसी भी कीमत पर नहीं करती है। हमारी पार्टी, हमारे गठबंधन, हमारे विपक्ष के कोई भी साथी इस तरह ऐसी बातों को और कहेंगे तो हम किसी भी कीमत पर उनका समर्थन नहीं करेंगे। हमारा मानना है कि गंगा जमुनी तहजीब में हर किसी को क्या कार्रवाई होगी उन पर, क्योंकि मांग तो वही कार्रवाई की हो रही है। चाहेगा बीजेपी और आपके मंत्री कह रहे हैं कि उन्होंने भावनाओं को आहत किया है तो उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। तो क्या आपको लगता है कि कार्रवाई होनी चाहिए उन पर? क्या कार्रवाई की जाएगी अंजुम आरा पर? जो सुझाव उन्होंने अमन कमेटी की मीटिंग में रखा था उस पर कार्रवाई की जाएगी? उन्होंने दिया है, मैं आपको बता रहा हूँ साहिल जी, आपने देखा है कि इस तरह के मामले जब पूरे देश में आते हैं तो बयान को या उनकी भावना को पूरी तरह से स्क्रूटनाइज किया जाता है, और तब कानूनी दावपेच के हिसाब से कार्रवाई सुनिश्चित होती है। इसके कई उदाहरण आपके सामने हैं। हालांकि उन्होंने खेद प्रकट किया है। इससे पहले भी आपने देखा है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो बयान देते हैं, खेद प्रकट नहीं करते हैं, उन पर कार्रवाई होती है, कोर्ट में केस होता है। उनका अगला बयान भी जरा देख लीजिएगा। जो भी कार्रवाई होती है सरकार उससे पीछे नहीं हटती है। हमने देखा भाई, उन्होंने कहा खेद प्रकट किया है वो ठीक है, लेकिन उसके साथ साथ आपके मेयर को पाकिस्तानी, बांग्लादेशी वगैरह भी कहा गया। देखिए साहिल जी, मैं एक विडंबना आपको बताता हूं भारत के संविधान की, जिसकी वजह से लोगों को बोलने की आजादी मिलती है और लोग बिना सोचे बोल देते हैं। एक होता है सोचकर बोलना और एक होता है बोलकर सोचना। तो कई बार लोग आपाधापी में और हड़बड़ी में बिना सोचे ही कुछ भी बोल देते हैं, लेकिन उसमें जैसे ही आप बाउंड्री क्रॉस करते हैं तो आप कानून के घेरे दायरे में चले आते हैं। वो एक मामला होता ही होता है। जो नवल इस तरह की बातें कर रहे हैं वो भी उचित नहीं है। मैं आपको नवल किशोर, किसी ने ताकत नहीं दी है कि आप इस तरह की बातें करें। लेकिन बस एक साहिल जी, बस 10 सेकंड में एक बात ऐड करना चाहता हूं। आप जा रहे हैं आरजेडी के साथी के पास, मेरा एक बुनियादी सवाल उनसे है कि भाई आप तो बहुत चिल्लाते हैं कि फला आदमी ने ये कहा, चिला आदमी ने ये कहा, हम मुसलमानों के हिमायती हैं, ऐसे हैं वैसे हैं। लेकिन आपको याद होगा, आपने कई डिबेट्स ऑर्गेनाइज किए होंगे उस टाइम भी, जब इनके तत्कालीन शिक्षा मंत्री थे चंद्रशेखर जी, किस तरह की बातें उन्होंने रामचरितमानस को लेकर कही थी। एक फतेह बहादुर इनके विधायक हैं, किस तरह के अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल हिंदू देवी देवताओं के लिए उन्होंने किया था। तेजस्वी जी अभी हिम्मत की बात करते हैं, भाई कौन कर देगा बिहार में ऐसा।
तेजस्वी जी में अगर हिम्मत होती, राजद में अगर हिम्मत और इकबाल होता तो पहले ऐसे लोगों पर लगाम लगाते। हमने तो कहा है कि हम खेद प्रकट करते हैं और हम इसको गलत बताते हैं, चाहे हमारी पार्टी। चलिए नवल किशोर जी जवाब दे दीजिएगा। लेकिन इनकी पूरी पार्टी उस वक्त आ गई थी, उस वक्त आ गई थी पूरे डिफेंस में, तो इनसे जरा पूछ लीजिएगा कि इनमें है कि नहीं। नवल किशोर जी जवाब दीजिए, उसके बाद आदिल हसन बात करना चाह रहे हैं। चलिए नवल किशोर, चिंता मत कीजिए। देखिए हिम्मत की आप चिंता मत कीजिए, क्योंकि हिम्मत तो आप में है नहीं। आपके शीर्ष नेता कहते थे कि संघ और भाजपा में नहीं जाएंगे, मिट जाएंगे, लेकिन नहीं जाएंगे, तो उनके मिटने के संकेत मिलने लगे हैं। अगर नीतीश कुमार को देखा जाए तो वो न सोचते हैं, न समझते हैं, न पहले सोचते हैं, न बाद में सोचते हैं, और यही कारण है कि अभद्र, अश्लील और मर्यादा विहीन बातें करते हैं, और ये पूरे देश में छुपा नहीं है। प्रधानमंत्री भी उसका प्रतिकार कर चुके हैं, उनके साथ रहने वाले लोग भी जानते हैं कि कितने निम्न स्तर के बयान वो देने के लिए जाने जाते हैं, खासकर कि पिछले कुछ सालों में और कुछ दिनों में। तो ये बात तो मत बताइए। जहां तक देखिए सवाल ये है कि जो कम्युनलिज्म के साथ, कम्युनलिस्ट के साथ रहेगा, सांप्रदायिक ताकतों के साथ रहेगा, तो अंततः सांप्रदायिक तो हो ही जाएगा ना। नीतीश कुमार के पास विकल्प क्या है, अभिषेक झा के पास विकल्प क्या है? दोनों लोग तो एक ही जगह है ना इनको हिम्मत है उनको कुछ कहने का, ना उनको हिम्मत है इनको कुछ कहने का। नूरा कुश्ती के लिए कुछ बोल सकते हैं, लेकिन मूल बिंदु संविधान का नाम ले लेते हैं। संविधान में जो बातें कही गई हैं उसमें सोचना क्या है, उसको मानने के सिवा आपके पास विकल्प क्या है? लेकिन जिन लोगों ने संविधान को कभी तरजीह नहीं दिया, जिन लोगों ने संविधान को कभी तक माना, बहुत समय तक माना नहीं, जिन्होंने ये बात कह के चुनाव लोकसभा लड़ा कि 400 पार होंगे तो हम संविधान बदल देंगे, आज भी आरक्षण चोरी करते हैं जो कि संविधान संगत है, नौकरी चोरी करते हैं जो कि संविधान संगत है। ये बोल नहीं सकते हैं 65% का दायरा जो बढ़ाया गया उसको बचाने के लिए नवीन सूची में डालने की बात नहीं कर सकते हैं। इनसे क्या उम्मीद की जा सकती है? जहां तक पर्व और त्योहार का सवाल है, आज तक तो इस तरह का कोई विवाद पहले हुआ ही नहीं। वो सीओ हो, चाहे सीएम योगी हो, चाहे बचौल हो, इनको पहले से कैसे पता है कि यहाँ के लोग जो कि मूल रूप से अंजुम आरा के बयान का आप समर्थन करते हैं क्या? लेकिन नवल किशोर जी, एक दूसरे के त्योहार में क्यों नहीं शामिल हो सकते? अंजुम आरा ने जो सुझाव दिया उसका आप समर्थन करते हैं क्या? साहिल जी देखिए, जो बचौल जी कह रहे हैं और अंजुम आरा कह रहे हैं और सीओ जी कह रहे हैं, वो तो सब एक ही लाइन में चल रहे हैं। समर्थन का यहाँ पर क्या सवाल है? जिस तरह की बात वो कह रही हैं उसके पृष्ठभूमि में देखिए, वो जब कहती हैं तो उनको बांग्लादेशी और पाकिस्तानी कहते हैं। कोई इसको दंगाई क्यों नहीं कहता है? बचौल को दंगाई क्यों नहीं कहता? उस सीओ को जिसने अपने बेसिक सर्विस रूल का वायलेशन किया, ये कोई और नहीं वहां का कलेक्टर कह रहा है, और सीएम योगी कह रहे कि नहीं वो जो बोला वो ठीक बोला, उसकी भाषा ऐसी एकदम ठीक है। तो जिस तरह का मिलावट, जल्दी से अभिषेक झा आपका जवाब चाहिए हमें इस पर, क्योंकि आपने देश के लिए खतरनाक, आपने समय मांगा है। उसके बाद आदिल हसन बात करेंगे एमआईएम के। अभिषेक झा, देखिए सबसे दुखद और पीड़ादायक ये होता है कि जब हम एक एजेंडा की पॉलिटिक्स करते हैं। भारत के संविधान ने सबको समान अधिकार दिए हैं, जैसे और कहा गया है कि इंडिया सबसे दुखद ये होता है कि वर्तमान लेकिन सबसे दुखद ये, अरे सुन लीजिए ना नवल जी, आपने कह दिया, सुन लीजिए ना नवल जी, सुन लीजिए। देखिए वही, अच्छा भक्त चरण दास किसने कहा था? भक्त चरण दास जी को कांग्रेस पार्टी के प्रभारी भक्त चरण दास जी को कहा जाए, इन शब्दों का इस्तेमाल लालू जी ने किया था, उनकी नहीं किया था। मतलब क्या होता है? गाली गलौज की भाषा कौन लोग करते हैं? जानते भी हो क्या? अभी क्या हुआ है? जानते भी हो क्या? एक बयान दूसरे बयान को सही नहीं ठहराता कभी। आप एक काम करिए, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता करते हो? अरे कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता बात आप भाई आपने चलिए और भी मुद्दों पर आना है, क्योंकि ये तनातनी जेडीयू और बीजेपी के बीच में है क्या, इस पर भी हमें सवाल उठाना है। आदिल हसन, एमआईएम के प्रवक्ता कुछ देर से कुछ कहना चाह रहे थे, जरा दोनों को शांत करिएगा। आदिल हसन कब से इंतजार कर रहे थे अपनी भूमिका रखने का। आदिल हसन जी, बिहार में भी ये सारी चीजें होने शुरू हो जाएगी, क्योंकि हम लोग यूपी में तो देख रहे हैं कि एक के बाद एक संभल में हुआ, फिर अलीगढ़ में कहा गया, दिल्ली में इस तरीके के बयान आने लगे, और बिहार भी इससे पीछे नहीं हटा है अभी। साहिल साहब, आपने देखा है कि खालिद अनवर भी जदयू के एमएलसी हैं, अंजुम आरा भी जदयू है, और जो बचौल और बकलोल है वो भी बीजेपी का एमएलए है।
तो इन लोग की एक नूरा कुश्ती है, क्योंकि बिहार में चुनाव आने वाला है, हिंदू मुस्लिम किसी तरह करना है। कभी बुचौल को अपना बोलेंगे, कभी, क्योंकि अभी बुचौल मंत्री नहीं बने, उनके अगल बगल विधानसभा का लोग मंत्री बन गया है, तो बोली के नाम प्रमोशन होता है। सुप्रिया जी ने तो विस्तार से देश की राजनीति बता दी, उनका नाम अलग है, आप कुछ और नाम ले रहे हैं। जरा आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल ना करें प्लीज, आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल ना करिए आदिल हसन जी। हम लोग जरा सबका नाम ठीक से लेंगे। इस पर बयानबाजी चल रही है, डिबेट चल रही है, तो उसी पर रहे। बचौल जी, बचौल, हाँ बिचौली जी के बारे में मैं बचौल बिहार के बारे में बता दूं। देश के बारे में सुप्रिया जी ने आपको विस्तार से बताया कि कैसे महंगाई का मुद्दा और हर मुद्दा बिहार में एक आजकल पिछले एक हफ्ता से एक चर्चा का विषय है। सुधाकर सिंह एमपी हैं, उन्होंने मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव की बेटी को 25 करोड़ रुपया फाइनेंस मिनिस्ट्री से, जो वित्त विभाग से, आनंद किशोर जी उनके फूफा हैं, उनको बिना टेंडर के पैसा उनकी कंपनी को दिलवा दिया गया है। बोधी सेंटर फॉर सस्टेनेबल, इसे मुद्दे पर आइए ना सर, बाकी की चीजों पर किसी को समझ में नहीं आएगा, मुद्दे पर आते हैं। यही मुद्दा को सर, यही मुद्दा है, इसको डाइवर्ट करने के लिए इन लोग ये बुलवा रहे हैं। वो लोकायुक्त से जांच की बात हो रही है उसको, क्योंकि आम जनता में 25 करोड़ का डायरेक्ट बेनिफिशियरी मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव की, चलिए बेसिकली आपका कहना है कि ये नूरा कुश्ती चल रही है, ठीक है, के अंदर में पिछले सेक्रेटरी को किया है। ये निराकुश अंडरस्टैंडिंग है, ये भ्रष्टाचार को रोकने के लिए, मुख्यमंत्री के जो प्रधान सचिव का भ्रष्टाचार की, उनकी बेटी का भ्रष्टाचार को रोकने के लिए चलिए आरोप प्रत्यारोप, वो यहाँ पर अभी प्रधान सचिव है नहीं, तो उनसे हम सवाल नहीं पूछ पाएंगे। जब यह मुद्दा निकलेगा तब इस पर भी डिस्कशन होगा। लेकिन कुल मिलाकर पिछले कुछ दिनों में आदिल हसन जी, आपने अपनी भूमिका रख ली, अपनी आपने कहा दरअसल कि जेडीयू और बीजेपी के बीच में नूरा कुश्ती चल रही है। लेकिन क्या सचमुच में यह नूरा कुश्ती चल रही है? धीरेन्द्र कुमार से मुझे सवाल पूछने के पहले, क्योंकि वो भी अब एनडीए के एक हिस्सा है, और उसके बाद यह चर्चा हम बाकी लोगों के पास भी ले जाएंगे, क्योंकि आप भी एनडीए का हिस्सा है। देखिए, पिछले कुछ दिनों से हम देख रहे हैं लगातार एक के बाद एक 15 दिन में कम से कम 3 मुद्दे ऐसे हैं कि जिसको लेकर जेडीयू और बीजेपी के नेता एक दूसरे के सामने खड़े हो गए। पहला विवाद था औरंगजेब का विवाद, जिसका इन्होंने जिक्र किया। जेडीयू के विधायक खालिद अनवर जो है, उन्होंने बयान दिया था कि जो अबू आसिम आजमी ने कहा वही बयान करीब करीब उन्होंने दे दिया। उसको लेकर बीजेपी के विधायक उन पर बरस पड़े, बीजेपी के नेता उन पर बरस पड़े। एक लॉबी औरंगजेब को जालिम बता रही है, खालिद हसन ने कहा था। बीजेपी नेताओं ने खालिद उन पर कार्रवाई की मांग कर दी, खालिद अनवर पर। उसके बाद धीरेन्द्र शास्त्री के हिंदू राष्ट्र वाले बयान पर भी मतभेद शुरू हो गए। जेडीयू सांसद रामप्रीत मंडल ने इस बयान को गलत बता दिया, और उसके बाद यह नया वाला बयान जो हरिभूषण ठाकुर ने धीरेन्द्र शास्त्री के बयान को सही कहा था। और उसके बाद अब यह होली को लेकर बीजेपी और जेडीयू के नेता अलग अलग बयानबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि अब जेडीयू कह रही है कि अंजुम आरा ने अपना बयान वापस ले लिया है, लेकिन एनडीए के भीतर क्या जेडीयू और बीजेपी के बीच में यह अनबन सचमुच में चल रही है? आपको लगता है धीरेन्द्र कुमार, जिस तरीके से कहा जा रहा है कि यह जानबूझकर इस तरीके से नूरा कुश्ती की जा रही है, आप उसको थर्ड पार्टनर की तरह किस तरीके से देखते हैं? नहीं, देखिए, इसमें साहिल भाई कहीं एनडीए में तो कुछ मतभेद है ही नहीं। मतभेद पैदा करने की कोशिश इंडी गठबंधन के लोग करते हैं, और ये शुरुआत इस तरह का हिंदू मुस्लिम का कौन करता है? एमआईएम ने पहले बीड़ा उठाया, उसी के पीछे तुष्टीकरण के लिए कि अल्पसंख्यक वोट मेरे तरफ आए। ये 20% वोटों को एक अपने तरफ आकर्षित करने के लिए खुद के एलआई में भी आपस में अंडरस्टैंडिंग नहीं है कि मेरे तरफ एक मिनट रुक जाइए, मेरी आपकी बारी में मैंने आदिल भाई नहीं बोला था। और मैं अरे आपके जैसा क्या हिम्मत करे? इसी बिहार में खूनों से होली खेली जाती थी 2005 के पहले। नवल जी आप चुप रहिए, पहले मेरी बात सुनिए। और कुंभ को जब आपके नेता ने फालतू कहा, तो इसकी वजह से क्या होली पर बयानबाजी होगी क्या? भाई अब सुनिएगा कि धीरेन्द्र कुमार, आप सुनिएगा कि नहीं? आप सुनिएगा कि नहीं? और आप सुनिए पहले 1 मिनट, उसके बाद सुनिएगा। आप ही के नेता ने कहा कुंभ। अरे भाई देखिए किस तरह का नाटक, ये तो लाठी में तेल पिलाने वाले लोग हैं, इनको चुप करवाइए ना साहिल भाई, इनसे डर लगता है। आदिल हसन सुन लेते हैं ना क्या बोल रहे हैं, सुन लेते हैं जरा एक दूसरे की बात सुन लेते हैं प्लीज, जरा एक दूसरे की बात सुन लेते हैं। आदिल हसन जी जरा एक मिनट आपको बोलने का मौका मिला था। धीरेन्द्र कुमार जल्दी से अपनी बात खत्म करिए। मैं नहीं बोल रहा हूं। धीरेन्द्र कुमार बात अपनी खत्म करिए। जब ये बात इसलिए होता है, नहीं, कुंभ को फालतू कहते हैं इनके नेता लालू प्रसाद जी,
और खड़गे साहब ने सदन में बोला कि कुंभ से भूख मिटती है क्या, तो कहीं ना कहीं आप देख लीजिए कि तुष्टीकरण के लिए इंडी गठबंधन के लोग चाह रहे हैं कि 20% वोट को अपने तरफ कैसे किया जाए और एक दूसरे को धोखा देना चाहते हैं। बाबा को जब बिहार में गोपालगंज में सनातन धर्म के प्रचार के लिए आते हैं धीरेन्द्र शास्त्री जी, तब राजद के लोग कहते हैं कि अरेस्ट कर लो उनको। काहे के लिए अरेस्ट कर लेना चाहिए उनको? क्या अगर कोई एक धर्म के लोग अगर प्रचार करते हैं तो अरेस्ट उनको हो जाना चाहिए? आप बोलिए खुल करके, क्यों होना चाहिए? अरे अरेस्ट जब जिनको करना था, जब वहां पर फिरौती और रंगदारी होती थी हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए यूपी और बिहार का दौरा करेंगे, तो आपका समर्थन रहेगा ना उसको? धीरेन्द्र कुमार जी, आपका समर्थन रहेगा ना? अभी तो वो कह ही रहे हैं कि भाई हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए यूपी और बिहार का दौरा करेंगे करके, आपका समर्थन रहेगा ना उसको? फिर लोग साहिल भाई, ऐसा है कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास जो है वो मठ नहीं है और आदरणीय चिराग पासवान जी महंत नहीं है। हमारे नेता संविधान से चलते हैं, हमारी पार्टी संविधान से चलती है, लेकिन धर्म गुरु जो हैं उनका काम तो धार्मिक ही होगा ना। और ये कब होता है? जब ये कहते हैं कि हिंदू सनातन को गाली देते हैं, जब ये कहते हैं कि रामायण से नफरत फैलता है, जब ये कहते हैं कि सनातन डेंगू और मलेरिया है, जब ऐसे शब्द को बोलते हैं तो हिंदू के जितने भी या सनातन के धर्म गुरु है वो लोगों की चिंता हो जाती है और वो लोग पद यात्रा करने लगते हैं। लेकिन इस तरह के जब राजनीतिक दल के लोग अगर बात करते हैं तब तो डरना स्वाभाविक हो जाता है ना, कि आप एक तरफ हाथ में संविधान रखते हैं, दूसरे तरफ आप सरिया कानून को भी साथ में रखना चाहते हैं। तो आप दिखाने के लिए अम्बेडकरवादी हैं, लेकिन रियल में तो आप अवसरवादी लोग हैं। लेकिन इस अवसरवादी को आप अवसरवादी लोग हैं ना, आप समाजवादी हैं ना अम्बेडकरवादी हैं। और कांग्रेस पार्टी को देख लीजिए कि रोजगार, दवाई और सुनवाई, लेकिन आप देखिए कि अरे मौसम वैज्ञानिक की बात तो छोड़िए, आप लोगों को पकड़ दिया उसी मौसम वैज्ञानिक ने कि आप लोग भ्रष्ट हैं। और आप ही के नेता ने कहा कि बिहार किसी के बाप का है क्या? अरे बिहार किसी के बाप का नहीं है, बिहारियों का है। लेकिन क्या बिहार चलिए ठीक है, आपका है क्या? सुप्रिया श्रीनेत, अरे तेजस्वी जी के और खुद के आपका है क्या? और 10 सेकंड और लूंगा। चलिए हो गया धीरेन्द्र कुमार जी, आपका हो गया। सुप्रिया श्रीनेत, जिस तरीके से बिहार की डिबेट जा रही है आज की स्थिति में, नहीं एक मिनट धीरेन्द्र कुमार जी आपके पास दोबारा लौटेंगे, लेकिन सुप्रिया श्रीनेत, जिस तरीके से डिबेट अब बिहार की जा रही है उससे आपको क्या लगता है कि एक के बाद एक बिहार में अलग अलग मुद्दों पर जेडीयू और बीजेपी के नेता अलग अलग भाषा में बात करते हुए नजर आए? हालांकि अब जेडीयू कह रही है कि ये इन बयानों का वो भी समर्थन नहीं करते हैं। तो क्या जो आरोप लगाया जा रहा है ये नूरा कुश्ती है, सचमुच में कोई और चीज आपको इसमें नजर आती है? नहीं, मुझे तो शुरू से लगता है कि जेडीयू और बीजेपी में बहुत असहज रिश्ते हैं और वो सबसे ज्यादा तकलीफ मोदी जी को ये है कि कब वो पलट जाए उनको पता नहीं है। लेकिन मैं 30 सेकंड में कुछ कहना चाहती हूँ। यहाँ पे बिहार पर डिबेट हो रहा है, बिहार के पलायन पर कब बोलेंगे जदयू और बीजेपी वाले? बिहार में जो 18 लोगों की मौत हुई घुटकर इस रेलवे स्टेशन पर नई दिल्ली के, 9 लोग बिहार के थे, उस पर सदन पर चर्चा नहीं हुई। बिहार में 12 लोग कुचलकर भगदड़ में कुंभ में मर गए बिहार के, उस पर चर्चा नहीं हुई। क्यों नहीं हुई उस पर चर्चा? और राम नाम की बात कर रहे हैं ना, राम मर्यादा पुरुषोत्तम कहे जाते हैं। जो भाषा इस समय नीतीश जी बोल रहे हैं वो मर्यादा से, नैतिकता से, लोक लाज से बहुत परे है। ये मैं एक बात कहना चाहती हूं। और मैं एक बात और कहना चाहती हूं, औरंगजेब को उसकी कब्र से जिंदा कर देना इतिहास के पन्नों से, ये सब करके हमारे युवाओं को रोजगार मिलेगा। बीपीएससी के छात्रों पर आप ने जो कड़कते हुए झाड़े में, कड़कड़ाते जाड़े में पानी फेंका था और उनको लाठियों से मारा था, वो आपको सबक सिखाएंगे। मैं यहां पे पूछना चाहती हूं कि 8% ग्रोथ रेट होनी है अगर इस देश को विकसित भारत बनना है। उस 8% ग्रोथ रेट पर हम कैसे पहुंचेंगे उस पर कोई चर्चा नहीं है। उस पर कोई चर्चा नहीं। एक सिरफिरे दरोगे पर चर्चा कर लो, किसी प्रत्युत्तर पर चर्चा कर लो, कौन विधायक ने क्या कह दिया, मुसलमानों के लिए अलग विंग खुल जाएगी, कोई बीजेपी का। 20 साल के बाद अगर आपको आज भी विशेष दर्जे की मांग करनी पड़ रही है, ये आपकी नाकामी है। 20 साल के बाद भी अगर आपको ये बोलना पड़ रहा है कि बिहार विकसित नहीं कर पाए आप, ये आपकी नाकामी है। उसका ठीकरा आप किसके सर फोड़िएगा? क्या किया आपने बिहार का 20 साल में? आज भी बिहार में पुल इनॉग्रेट होता है, अगले महीने गिर जाता है। आज भी बिहार में लगातार युवा पलायन कर रहा है। क्यों नहीं आप रोजगार के साधन बना पाए? आप तो सत्ता की मलाई चाटते रह गए। ये सवाल आपसे नहीं पूछे जाएंगे बिहार को लेकर? किस तरह की बातें करते हैं बीजेपी वाले, उनके घटक? अजय आलोक, ये नूरा कुश्ती बंद कर दीजिए। बिहार के बारे में आपको जो करना था आपने कर दिया और अब लोग आपको सबक सिखाने के लिए तैयार बैठे हैं। साहिल जी,
अजय भाई आलोक। जी, कुंभ को कोसने वाले आज बिहार के जो लोग कुंभ को जो कोस रहे थे, आज कुंभ को कोसने वाले कह रहे हैं कि बिहार के लोगों की चर्चा क्यों नहीं करती, हाउस में क्यों नहीं करती हैं? विधानसभा तो चल ही रहा है, आपके एमएलए नहीं है, राजद के तो है एमएलए, मोशन लाए, इस पर चर्चा करनी चाहिए, करें ना, भागते क्यों? मतलब इस देश का अजीब हालत है भाई, मुझे तो साहिल जी कभी कभी समझ में नहीं आता है। हम 82% हिंदू होने के बावजूद भी इस देश में सेकुलर बने। बीच में मत बोलिए, बहुत गंदी आदत है आपकी। बीच में मत बोलिए, ना आप शुभ है ना आप प्रिय है, बीच में मत बोलिए। आपकी बात सुनी थी, अजय आलोक जी की बात सुन लेते हैं। कर्कशा जैसी लगती है आपकी आवाज, की बात करता है बेवकूफी की, कर्कशा जैसी लगती है आपकी आवाज, बीच में मत बोला कीजिए। इनका फेडरल लोन कर दीजिए साहिल जी। सुप्रिया जी जरा उनकी बात भी सुन लेते हैं ना, आपकी भूमिका पूरी सुन ली थी हमने, आपने मुद्दे उठाए वो सुने थे, जरा अजय आलोक जवाब दे रहे हैं वो भी सुन लेते हैं। अजय आलोक, क्यों लेवल लेकर आते हो? अमेरिकी एजेंट है या अमेरिकी एजेंट है? नहीं, चलिए मुद्दों पर सवाल उठाया गया था कि बिहार के असली मुद्दों को भटकाने के लिए ये सारी बातें हो रही है। अजय आलोक जवाब दे रहे हैं। अजय आलोक चलिए, अजय आलोक, बिहार के असली मुद्दे हटाने के लिए सारे मुद्दे उठाए जाते हैं जी। भाई विपक्ष किस लिए होता है? मुद्दे उठाए ना, चर्चा करें। हम भागते हैं क्या मुद्दे से? विधानसभा चल रही है ना, चर्चा क्यों नहीं कर रहे हैं? भाग क्यों नहीं? गुरिल्ला वॉर की तरह वॉकआउट। चर्चा कीजिए बिहार के मुद्दों पर, चर्चा कीजिए ना। तो मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि अपने 20 साल का ब्यौरा हम देंगे, उसके पहले के 15 साल का ब्यौरा भी देंगे, कि हमने कहेगा कि यार आपने किस गर्त में पहुंचा दिया था। चलिए नवल किशोर, चर्चा करिए। आप चर्चा नहीं करते कह रहे हैं बीजेपी के प्रवक्ता। आपको किसने रोका है मुद्दे उठाने के लिए? नवल किशोर, आरजेडी, आपको किसने रोका है मुद्दे उठाने के लिए? आप भी खुद इन बयानबाजी में लग जाते हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। हम लगातार मुद्दे उठाते रहे हैं और यही कारण है कि हमने जब पढ़ाई, कमाई, दवाई, सिंचाई की बात की 2020 में, तो सबसे बड़ी पार्टी दल के बन के निकले। जो लोग बोल रहे थे 10 लाख नौकरी पे कि ये नौकरी कहां से देगा, पैसा कहां से लाएगा, बाप के घर से लाएगा, वो तीसरा नंबर का पार्टी बन गए। हम अभी भी खत्म हो रहा है। महीने के अभिषेक झा, 10 सेकंड में आपसे जवाब चाहेंगे। जिस तरीके से फ्लैग मार्च हमें यूपी में देखने मिल रहा है, कुछ जगहों पर, दिल्ली में इन सारे मुद्दों पर सवाल उठाए जा रहे हैं। बिहार शांति से होली मनाएगा और खुशियों से होली मनाएगा, क्या आपके मुख्यमंत्री की तरफ से आप कम से कम इतना वादा कर सकते हैं क्या? आखिर में 10 सेकंड में मुझे जवाब चाहिए, मेरा समय खत्म हो रहा है। एकदम हम सरकार, हमारी पार्टी, हमारे गठबंधन की तरफ से आपको आश्वस्त कर देना चाहते हैं कि जिस तरह होली में रंगों के त्योहार के माध्यम से एक सकारात्मक संदेश जाता है, बिहार भी शांति से होली मनाएगा, चाहे कोई कितनी भी त्रुटि इसमें डालना चाहे, कुछ भी नहीं होने वाला है। और अभी नवल जी बात कर रहे थे पढ़ाई, कमाई, दवाई, सिंचाई की, और कार्रवाई की बात भूल गए। जो समय खत्म हुआ है सर, मेरा बिल्कुल समय नहीं है मेरे पास, बिल्कुल समय नहीं है मेरे पास। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि दरअसल होली खुशियों के रंग लेकर आता है। कई नेताओं की बयानबाजी इसमें नफरत के रंग न पिरो दे। बस इसी उम्मीद के साथ फिलहाल हम एक छोटा सा ब्रेक लेंगे आज तक पर। ब्रेक के बाद देखेंगे हल्ला बोल। आप देखते रहिए आज तक।